आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल। नमस्कार, मैं अवनीश राजतोष। रोज की तरह आज भी लेके आया हूं आपके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस यानी विदेश की खबर देश में और गांव और शहर को जितना हम मिस करते हैं, खासकर अपने आसपास का, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसी दुख को मिटाने के लिए आज भी हम लाए हैं आपके लिए, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए बिना वक्त गंवाए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी पर चढ़ते हैं और उतरते हैं एक खबरों के स्टेशन पर। चलिए सबसे बात करते हैं पहले घर की। घर होता है तो बहुत सुखी होता है आदमी। बस्ती जिले से आवास घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल सरकार की तरफ से गरीब और जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही आवास योजनाओं में धांधली देखने को मिली है। मामला रामनगर के रामपुर का है, जहां एक ही शख्स को इस योजना के तहत डबल लाभ दिया गया है। बाप रे बाप। बताया जा रहा है कि एक आवंटी को इंदिरा आवास बस्ती में और लोहिया आवास शाहजहांपुर में आवास आवंटित किया गया है, यानी दो दो घर मिला है। इसी बारे में जानकारी लेते हुए एक व्यक्ति ने इसमें जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह मामला सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी का मामला है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। और आमतौर पर जिस तरह से घपले के मामले सामने आते हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से वाकई ये ज़रूर कहा जाता है कि हम जांच करके बता देंगे, लेकिन जो कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का मामला है वो समझा जा सकता है कि किस कदर लोगों ने कानून को ताक पर रखने की कोशिश की है। क्योंकि एक ही आदमी को दो दो घर मिलता है तो समझा जा सकता है कि मामला गड़बड़ है और दाल में कुछ ना कुछ काला है। कभी शिकायत प्राप्त हुई है कि उसको हमारे जनपद में लोहिया आवास आवंटित हुआ है और एक शाहजहांपुर जिले में उसे इंदिरा आवास आवंटित हुआ है। तो इन तथ्यों की जांच कराई जा रही है और यदि सही पाया जाएगा तो लोहिया आवास निरस्त करके उसमें निहित धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी। और इस संबंध में जो एडीओ पंचायत और बीडीओ वगैरह हैं जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। सर ऐसा है कि हमारा गांव 2013 और 14 में लोहिया समग्र हुआ। उसमें जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिला और जो अपात्र थे उन्होंने शाहजहांपुर में भी वो रहते थे, उन्होंने वहाँ भी इंदिरा आवास लिया था पहले से और यहाँ भी लोहिया आवास का फ़ायदा उठाया। और लोग अभी बचे हुए हैं, उनको आवास भी नहीं मिला और डबल ये लोग ले रहे हैं। ये किसी जी मिली भगत ये सेक्रेटरी और प्रधान की हो सकती है। इसमें इन लोगों का चाल है। जब हमने कई एप्लीकेशन दिया है जी। एक बात तो आप जानते ही होंगे कि कुआं से अक्सर पानी निकालते हैं और प्यास बुझाते हैं, लेकिन एक कुआं को लेकर आग लग गई है। चलिए बढ़ते हैं, आपको उसी खबर के साथ बढ़ाते हैं। बांदा के जसपुरा में एक सार्वजनिक कुएं को लेकर दो गुट आपस में एकदम दनादन भिड़ गए और इस दौरान जमकर उत्पात मचाया। कई घरों में पेट्रोल बम फेंक कर आग भी लगा दी गई। दरअसल गांव के ही एक निवासी ने अपने घर के सामने बने सार्वजनिक कुएं पर कब्जा जमाकर अवैध निर्माण की कोशिश की, जिसके बाद यह पूरा विवाद शुरू हो गया। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन सही समय पर पुलिस कहां पहुंचती है। पुलिस के नहीं पहुंचने पर भारी नुकसान की बात सामने आ रही है। वहीं इस घटना के बाद गांव वालों ने पुलिस पर आरोपी पक्ष के साथ मिले होने का आरोप लगाया है और यही कारण है कि कुआं को लेकर गांव में आग फैल गई है।
जाने जानो कि ये को फेंको है, पप्पू हरे यही फेंको है, तो फतेहपुर के आए हैं लड़के। विवाद क्या था? विवाद जाऊँ ये डगर ही, तो ये जाऊँ डगर ही, तो हम कहते हैं कि तुम्हार हो तो तुम ले लिया, हमार द्वार बंद कर दिए थे, बताओ निकलन कहाँ से? तो बताओ अब डर के बात नहीं है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, डर के बात नहीं है, तो जान का खतरा भी है, मोए लड़कन का भी सब फरार भी रहते। दरोगा का फोन की है, दरोगा स्विच ऑफ बोलो है, फिर थोड़ी देर में फिर भी है, तो दरोगा थोड़ी के खोलो है, कहते हैं हाँ हेलो, कहना अपना अंदर रहना, तो कहते यार जल्दी आओ बाबूजी, हमारे तुम आ तो जाओ मौके माँ, कहा हमारा है, फिर थोड़ी देर में फिर स्विच ऑफ कर ली लेकर के और रास्ते में यहाँ आकर के जो है गाली गलौज और खुदाई करना शुरू कर दिया। गाली गलौज करने लगे और जो है ईंटा पत्थर फेंकने लगे, 2 फायर भी किए और इसके बाद में जो है कुछ जलता हुआ इतना गोला फेंका जिससे हमारे घर में आग लग गई। हमने हल्ला मचाया, गांव वाले आए आग बुताने के लिए, कुछ लोगों को आग बुताने पर भी जो है ईंटा पत्थर मारते रहे। इनका विवाद तो यही था, ये दरवाजे में जो अवैध कब्जा करना चाहते हैं, सार्वजनिक कुआं है और इनका निकास रहा है, तो ये अवैध कब्जा करना चाहते हैं। इसमें जसपुरा एसओ को उन्होंने खरीद लिया पैसा देकर, तो पूरा जसपुरा एसओ ही पूरी घटना 5 लोगों को पकड़ा गया है, गाँव वालों ने पकड़ के 5 लोगों को पुलिस को दिया है। पूरा हमारे खोते डालते हैं घर में को नहीं, तो ये बोले कि जो है ठीक है मैं दरोगा जी का फोन करके बताओ देखूँ, तो दरोगा जी का फोन लगाए तो दरोगा जी बोले कि नहीं जो है अपने लड़के बच्चे से कह दो कि आप सब कोई अंदर चले जाए और बाहर को न रहा। जी दरोगा जी जो है फिर दरोगा जी हमसे हमको बात कर, हमको नहीं 2 पुलिस वाले भेज दें और हमको रुकवा दें, ठीक है जिस तरह का है तुम्हारा उसी तरह का करवा लो। तो कुआं में से टेंशन निकलेला बाप रे बाप। चला अब कुआं के बाद बात करें कच्ची शराब के। बलरामपुर में पुलिस ने छापामारी कर अवैध शराब के जखीरों का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 120 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पुलिस की ये पहली ऐसी कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी कई बार अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कस चुकी है। बावजूद इसके इलाके के कई गांवों में अवैध रूप से शराब बनाने की घटनाएं सामने आती हैं और लोग दारू पी के टनाटन होकर मस्ती में झूमते हैं। तो वाकई शराब को लेकर जिस तरह से ये मामला सामने आया है, 120 लीटर कच्ची शराब, समझा जा सकता है कि किस कदर इसका निर्माण किया जाता था। और जाहिर तौर पर इससे अगर हम शराब पीने वालों की चर्चा करें तो उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं आती हैं कि अवैध शराब से उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता। और अगर हम बात करें तो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं और बहुत सारे लोग जो शराब के शौकीन होते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता कि इस तरह की शराब का सेवन करने से उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए गटर में जा सकती है। साहेब गिरंटवा देते लाद रहन मजूर हुई हम कात रह के ले जाओ भाई सवाग रहे वहीं पर वो धुआं से तिनावत रह ले जाए। ये भट्टी कहाँ बनाए हैं? भट्टी तो बनाए हैं गिरंटवा में। गिरंटवा में तो वहाँ से यहाँ कितने में लाते थे? साहेब हम 100 रुपये हमें मजदूरी देते रहे। अच्छा। और यहाँ बिकता कितने में था? बिका तो नहीं लोग जाने साहब, हम नहीं जाने थे। अच्छा। हाँ। ये धंधा कितने दिनों से कर रहे हो? साहब हम खाली आज आन हाँ साहब बस। चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी को फिर से बढ़ाते हैं दनादन आगे। हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद से ही सरकारी महकमों में अफरा तफरी का माहौल है। स्कूल में अफसरों के बच्चे कब पढ़ेंगे ये सवाल अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन जो बच्चे अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनका भविष्य भी जरूर अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। मामला अलीगढ़ का है, जहां बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के यानी गुरुओं के ज्ञान में भारी कमी देखी गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों में सुधार कहां और कब होंगे, ये बड़ा गंभीर सवाल बना हुआ है। एक बड़ी ही पुरानी कहावत है कि स्कूल से ज्ञान मिलता है, लेकिन अगर हम अलीगढ़ के इस स्कूल की बात करें तो यहाँ की जो स्थिति है, अगर स्कूल के बाहर का वातावरण आप देख सकते हैं तो यहाँ किस कदर गंदगी का अंबार है। और उसमें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि गंदगी की वजह से यहाँ किस तरह के जानवर उसका आनंद ले रहे हैं।
और इन्हीं जानवरों के लिए इस तरह की गंदगी होती है। लेकिन अगर हम स्कूल से और बच्चों के भविष्य को जोड़कर देखने की कोशिश करें तो वाकई बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्कूल के शिक्षकों की काबिलियत पर सवाल उठे हैं। और जब शिक्षक ही परिपूर्ण नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को वो पढ़ाएंगे क्या, सिखाएंगे क्या। और यही कारण है कि ये सवाल अब सबके सामने आ गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए आप देख सकते हैं कि वाकई अलीगढ़ में किस तरह से गोरख धंधा मचा हुआ है। मैं केवल अकेला हूँ यहाँ पर। कितने कमरे का स्कूल है ये सर 1, 2, 3 कमरे का स्कूल है और ये बरामदा है। अच्छा, बरामदा है। तो क्या इसमें क्लास नहीं है यहाँ? जी सर, अभी ये बिल्कुल बंद स्कूल था और मैं अभी आया हूँ और 19 मई को मैं यहाँ पर आया था, तो तब से मैंने एडमिशन करना शुरू किया है। बिल्कुल बंद स्कूल था, कोई एडमिशन नहीं था, तो धीरे धीरे करके मैं एडमिशन बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एक ही अपार्टमेंट है आपका यहाँ? अकेला हूँ। कितने बच्चे हैं टोटल आपके यहाँ? मेरे यहाँ इस समय 11 बच्चे नामांकन हैं और 3 बच्चे, आज मेरी बात हुई है सुबह 7:30 बजे करीब। मैं क्षेत्र में घूम के आता हूँ तो फिर वो कह रहे थे कि मैं बच्चों को लेकर आ रहा हूँ, तो 3 बच्चे यदि आज आ गए तो 14 बच्चे हो जाएंगे। अच्छी बताइए, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग क्या होती है आपके पास अंग्रेजी? INDENPEN, इंडिपेंडेंट PENCE, इंडिपेंडेंट DNT। अच्छा, सर आते हैं पढ़ाने? कौन पढ़ाने आता है? मैडम पढ़ाती हैं? सर नहीं पढ़ाते आपको? कभी सर नहीं आए तो मैडम। कौन सी मैडम पढ़ाती हैं आप? कितने टीचर हैं आपके यहाँ? यहाँ हमारे 3 टीचर हैं। कितने बच्चे होंगे? हमारे 56 बच्चे हैं। 56 बच्चों पर 3 टीचर हैं। अच्छा, एनरोल्ड है। पिछले साल कितने थे? पिछले साल भी लगभग इसी तरह थे, 65 बच्चे के आसपास थे। अच्छा, आपकी अगर एक एवरेज माना है, आपकी सैलरी कितनी है पर मंथ? हमारी सैलरी लगभग 35 के आसपास होगी। लगभग 3 होगी, इतनी होगी। ये लोग अभी शिक्षा में से लोग कन्वर्ट हुए, ये लोग शिक्षा में से इनको 3500 मिल रहा था, अब ये सहायक अध्यापक बने हैं। सहायक अध्यापक बने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे थे, आप जब 3 अध्यापक हैं यहाँ पर, तो बच्चों को आप तीनों में से कोई नहीं पढ़ा रहा था? नहीं पढ़ा, देर हम लोग काम में लगे ना। हम लोग अभी काम कर रहे हैं, समाज पेंशन इनका ऑर्डर हमें जल्दी जल्दी को कर दीजिए। हमने बोर्ड पे काम दे दिया बच्चों को, अब ये काम कर रहे हैं, वो बच्चों को देख रहे हैं। ये हमारे हैं, इनको हम देखा, बच्चों को आप देख रहे बाकी आप काम कर रहे हैं। हम लोग। आप क्या काम कर रहे हैं? हम लोग समाजवादी पेंशन का काम कर रहे हैं, योजना जो आया है सरकार का। किसने कहा ये करने के लिए? हमारा नाम है सरकारी। तो शिक्षा के मंदिर में इतना बड़का घोटाला, बाप रे बाप, बहुत टेंशन हो गया हमको। क्या करें, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम फिर गाड़ी बढ़ाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए और आपको दिखाएंगे कि खबरों के स्टेशन पर क्या क्या तमाशा हो रहा है। तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। हूँ सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज, जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपर हिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल
उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह ये जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। लेमन चैनल पे पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए मेरी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हाय, मैं लुक लाइक सचिन तेंदुलकर 11 न्यूज़ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो ब्रेक के बाद रघुआ लोगों के बहुत बहुत स्वागत बा। चलिए आ जाए, चढ़ जाए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी पर और बढ़ा बतानी गाड़ी आगे। अगर हम बात करते हैं डॉक्टरों की तो भगवान से उनकी तुलना की जाती है, लेकिन अगर हम कुशीनगर जिला अस्पताल की बात करें तो बहुत ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना आई है। क्योंकि जब आदमी अस्पताल जाता है तो अपने स्वास्थ्य के लिए ही जाता है, अपनी तबीयत को ठीक कराने के लिए जाता है, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों की उदासीनता जिस तरह से सामने आई है, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई डॉक्टरों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और कह सकते हैं कि इंसानियत का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। यहाँ पर गुजरते रहे यहाँ पर डॉक्टर, लेकिन तड़पती रही इंसानियत। इमरजेंसी वार्ड के बाहर लावारिस ने मजबूरी में दम तोड़ दिया क्योंकि किसी ने उसका इलाज नहीं किया। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक इंसान किस कदर अपने इलाज के लिए तड़प रहा है। कई दिनों तक इसको तड़पना पड़ा, लेकिन इस अस्पताल के डॉक्टरों के अंदर अगर इंसानियत होती तो वो इसको ज़रूर देखते। लेकिन यही सच है कि इसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और इस बीच यहाँ से डॉक्टर आते गए, जाते गए, गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी उस मरीज़ को देखने की जो भलमनसाहत होती है वो नहीं दिखाई। और कहा जा सकता है कि वाकई डॉक्टर की लापरवाही से, या फिर जिनको हम भगवान मानते हैं कि उनके इलाज से हमारी ज़िंदगी बच सकती है, लेकिन कुशीनगर के ज़िला अस्पताल ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो इंसान के प्रति जज्बा नहीं रखते। और शायद यही कारण है कि इस इंसान ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन डॉक्टरों को किसी बात की तकलीफ महसूस नहीं हुई, ना उनको दुख हुआ। मरीज पड़ा हुआ था, ना कोई उठाने वाला है, ना ले जाने वाला है। यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है कोई डॉक्टर यहाँ पे, और इलाज के अभाव में इस बेजान ने अपना दम तोड़ दिया यहाँ पे। कोई दवा नहीं हुआ इसका। उससे बाहर है अभी तक, बाहर अभी तक वहीं पड़ा हुआ, कोई उसको पूछने वाला तक भी नहीं है। उस तरफ पड़ा हुआ है, वहाँ लाश पड़ी हुई है वहीं पे। एक लावारिस व्यक्ति था जो 26 तारीख से अस्पताल में भर्ती था और उसके मैगट्स वगैरह पड़े हुए थे। डॉक्टर राजेश कुमार उसको देख रहे थे और वो अपना बिस्तर से उठ करके भाग भी जाता था। कभी बिस्तर पर रहता था, कभी भाग जाता था, इस तरह से। अभी लोग बता रहे हैं 4 दिनों से बाहर ही पड़ा था। हमारे पास नहीं, बिस्तर से भाग जाता था। हमारे पास 26 तारीख से भर्ती। दवा के लिए हैं और 3 दिन से यहीं पड़े हैं और सुबह मरे हैं अभी यार। कौन पड़ा है 3 दिन से, कैसे देख रहे थे? ऐसा ही आते जाते थे, ऐसा ही पड़े थे। तो अल्लाह बचाए ऐसे डॉक्टरों से जो कहलाते तो डॉक्टर है, लेकिन मरीज के लिए जिनके दिल में कहीं ना कहीं से जो भाव होना चाहिए बिल्कुल नहीं है, यानी ठेंगा। अब बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन में अक्सर भाई जब अपनी कलाई पर राखी बंधवाता है तो सुरक्षा की बात करता है, अपनी बहन को ज़िंदगी भर सहारा देने की बात करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब भाई हैं जो बहन से राखी बंधवा कर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि वाकई ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना बहराइच की है, उत्तर प्रदेश के बहराइच की। ट्रैक्टर और कार की टक्कर में एक की मौत हो गई और 2 घायल हैं। अगर हम बात करें इन भाइयों की तो तीनों भाई एक साथ ही राखी बंधवाकर अपनी बहन के यहाँ से लौट रहे थे और अपने गांव जा रहे थे बहराइच। लेकिन रास्ते में कार और ट्रैक्टर की जो टक्कर हो गई तो उसमें बहुत ही गंभीर मामला सामने आया। 2 बुरी तरह से घायल हो गए, वो अभी भी अस्पताल में हैं और एक भाई की मौत हो गई। चंदन अग्रवाल थे, वो आजमगढ़ से अपने फ्रेंड आलोक अग्रवाल हैं,
उनकी सिस्टर को साथ में लेकर मतलब ये लुपेटिया छोड़ने आए थे और वापसी में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसका नाम वो सूरज मौर्य था। और वो जैसे भी दुर्भाग्यवश जो है आमने सामने ट्रैक्टर टाली में मटिहारी चौराहे पे, तो उसमें मेरे भाई साहब जो चंदन और की डेथ हो गई ऑन स्पॉट, और ड्राइवर और जो आलोक अग्रवाल ये KGMC में एडमिट है, सीरियस बोली है। बताया ऐसी घटना यहाँ पे हो गई है मटेरा के पास, ये ट्रैक्टर ट्राली से लड़ गए थे। तो फिर मैं तुरंत इमरजेंसी में आया। इनके साथ में रहने वाला एक व्यक्ति एक्सपायर कर चुका है और 3 व्यक्ति और हैं, जिसमें 2 की थोड़ी सीरियस है। ये चंदन अग्रवाल की तबीयत ज़्यादा सीरियस है। अब बात करेंगे गोरखपुर और गीता प्रेस की। गीता प्रेस का मतलब ही है कि जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ होते हैं, हनुमान चालीसा की बात करें, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसको प्रकाशित करने का काम गीता प्रेस ने किया है। और आज वही गीता प्रेस लगातार उपेक्षाओं की वजह से वहाँ पर एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर ताला लटक गया है, कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो बेरोजगार हो गए हैं सारे कर्मचारी। लेकिन गोरखपुर में जो गीता प्रेस है उसको बचाने के लिए बच्चों ने भी अपने भाव को प्रदर्शित किया है। गीता प्रेस दोबारा शुरू करने की कवायद शुरू है। पूरे देश में लोग अपने अपने तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल यहाँ पर ताला लटका हुआ है। हालांकि बहुत सारा ये भी कोशिश की गई कि कंप्रोमाइज़ करा दिया जाए और जो भी समस्याएं हैं उसका खात्मा हो जाए, उसके बावजूद गीता प्रेस पर ताला लगा हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ काम करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति किस कदर सामने आ रही होगी, क्योंकि उनको न पगार मिला है, ना ही उनको ये भरोसा है कि उनकी नौकरी सलामत है। इतनी छोटी मोटी संस्था नहीं है, कोई एक आम प्रेस की तरीके से नहीं है, कोई काम कारखाना नहीं है। इसका अपने जो महत्व वो एकदम अलग है। कई बड़े बड़े संतों का संकल्प है गीता प्रेस। गीता प्रेस 1 मिनट के लिए भी नहीं बंद होनी चाहिए। जैसे किसी भी मंदिर में ऐसा कभी नहीं सुनने में आया कि वहाँ के पुजारी या कर्मचारी गीता प्रेस मंदिर को बंद कर दें, भगवान को भोग ना लगाएं। गीता प्रेस की जो भोग है वो यहाँ की पुस्तक है, वो कभी भी रुक जाए, वो ना पब्लिश हो ना छपे, ये चीज़ कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर में जो ये गीता प्रेस है वो बंद ना हो, क्योंकि गीता प्रेस ही गोरखपुर की शान है और ये हमारा धरोहर है, कितने सालों से चलता आ रहा है। ये इतना पुराना है कि गवर्नमेंट इसको बंद करती है। मैं प्लीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे बंद ना करें। मैं चाहती हूँ कि गोरखपुर में गीता प्रेस ना बंद हो, क्योंकि वो बहुत पुराना है और हमारी धरोहर है। अगर गीता प्रेस बंद हो जाएगा तो हमारे जो फ्यूचर के लोग होंगे वो लोग इसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो बच्चे बड़ों ने भी अपनी परेशानी जताई कि गीता प्रेस सलामत रहे। आने वाले दिनों में देखना होगा कि वाकई जो ताला लटका हुआ गीता प्रेस पर वो कब खुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कांदे की, यानी प्याज की। प्याज एक ऐसा शब्द हो गया है आजकल जिसके नाम से ही आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब हम प्याज काटते हैं तो आंखों से बरबस आंसू निकलते हैं। लेकिन आजकल आंसू की जगह पॉलिटिक्स की बात सामने आ रही है और यही कारण है कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्याज की महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर लगातार विरोध दर्ज कराने की कोशिश की। उन्होंने प्रदर्शन किए और रैली निकालकर अपना पूरा विरोध प्रदर्शित किया ताकि मोदी साहब तक की बात पहुंच जाए कि आम आदमी और खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस महंगाई में प्याज को लेकर बहुत ही नाराज हैं। आज समाजवादी पार्टी गोरखपुर के कार्यकर्ता और नेताओं ने केंद्र की जो सरकार है महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ा प्याज रथ यात्रा निकाला है। नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि हम आएंगे तो गरीबी दूर करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे और अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ना अच्छे दिन आए, ना बेरोजगारों को रोजगार मिला और गरीबी तो मिटी नहीं, लेकिन गरीबों को मिटाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी गोरखपुर के कार्यकर्ता सड़कों पे महंगाई के खिलाफ उतरे हैं कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए और जो गरीबों की चिंता को, गरीबों के जीने का अधिकार है। और ये लड़ाई चूंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निर्देश है, माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि ये लड़ाई।
तो देखा आपने, प्याज ने नेताओं को भी बिजी कर दिया और उनके अलावा कार्यकर्ताओं को भी जोश आ गया कि मोदी सरकार के ऊपर कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोर्ट कचहरी की बात करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि एडवोकेट की भीड़ होती है, वहाँ पर फैसले की बात आती है या फिर मुकदमे की बात आती है। लेकिन अगर हम आगे की बात आपको बताने की कोशिश करें तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हत्या के बाद सारे जो वकील हैं उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी है और अधिवक्ताओं की भीड़ ने NH-28 को जाम कर दिया है क्योंकि उनको इंसाफ चाहिए। अधिवक्ताओं ने NH-28 जाम कर दिया है और हमलावरों को पकड़ने की लगातार उन्होंने मांग रखी है। अगर हम उप जिलाधिकारी की बात करें तो उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि बहुत जल्द हम उनको पकड़ लेंगे और यही कारण है कि पूरा जो जाम है अब उसको धीरे धीरे खत्म करने की बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे अहम है कि अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर जिस तरह से हमला हुआ था उसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं और उसी कड़ी में कुशीनगर में ये मामला सामने आया है कि नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया, जाम कर दिया गया। मेरे मंदिर पर एक माफिया के इशारे पर कुछ गुंडों ने मेरी हत्या करने की नीयत से और मुझे उठा लिया, अपहरण कर लिया और बचाने आए तमाम लोगों को गंभीर चोटें पहुंचाई। मुकदमा लिखा गया धारा 307 जैसे गंभीर अपराध में और पुलिस ने उनको इतनी छूट दे रखी थी कि वो हाईकोर्ट तक गए, चाराजोई उन्होंने किया, हाईकोर्ट ने भी उनकी रिट खारिज कर दी। बावजूद इसके 1.5 माह तक आज तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो वकील साहब बहुत नाराज हैं क्योंकि नाराजगी का तो मामला बनता है ना भाई। अच्छा हुआ कि बच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा इलाके में सड़क पर नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक युवक को काबू करने में पुलिस को बहुत ही भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान युवक ने एक सिपाही को घायल भी कर दिया, जिसके बाद युवक को थाने ले जाया गया। वहां भी वो सुधरा नहीं और उसकी बदसलूकी जारी रही। टनाटन टाइट था ना भाई, जिसे थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने शांत करवाया। फिलहाल पुलिस घायल सिपाही को हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया है और युवक के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसे कहते हैं नशा जब होता है तो किस कदर सर चढ़ के बोलता है। तो देखिए, मुंबईया भाषा में ऐसे लोगों को बेवड़ा कहा जाता है, लेकिन अगर हम अपने गांव की बात करें, मुरादाबाद की बात करें तो इनको शराबी कहा जाता है। शराब इतनी ज़्यादा पी रखी थी इसने कि पुलिस स्टेशन में भी होश नहीं है और वहाँ भी अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए दनादन। और आपको बता दें कि ये युवक जिस तरह से हलचल मचा रहा है, उसकी कोशिश है कि वो किसी तरह अपनी जान दे दे, आत्महत्या कर ले, लेकिन पुलिस वाले कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसको अपनी गिरफ्त में लेकर बता दिया कि पुलिस का जो पावर होता है वो क्या होता है और उसके सामने शराब का टावर या शराब का जो नशा है कुछ नहीं टिकता। नशेड़ी है भैया, कौन टिकेगा उसके सामने। लेकिन पुलिस वाले भी कम थोड़ी होते हैं। पुलिस वालों ने बता दिया कि हम खाकी वर्दी वाले हैं। तो लगातार आपको हम अपने गांव के आसपास की खबर दिखाते हैं और अपने घर से अगर आप दूर हैं तो गांव को मिस मत कीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो आज के इस सफर में इतना ही, लेकिन आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। राम राम।